ओके, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये लॉ हमारा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस लॉ के बेसिस के ऊपर ही जितने भी आज जो ट्रांसफार्मर वर्क करता है या मोटर्स जो वर्क करती हैं, उनका जो फंडामेंटल है, उनका जो फंडामेंटल जो प्रिंसिपल्स है वो आपका फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ही है। इसी लॉ के ऊपर ही आपका जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन किया जाता है, जैसे थर्मल पावर प्लांट हो गए, हाइड्रो पावर प्लांट हो गया, तो वहाँ का जो प्रिंसिपल है, जो प्रिंसिपल बिहाइंड है वो कि कैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है, कैसे मोटर्स वर्क करती हैं, कैसे ट्रांसफार्मर वर्क करता है, ये सारा सारा जो कॉन्सेप्ट है ये आपके फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो ये लॉ हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और इसको हमने अब अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है कि ये लॉ हमारा किस तरह से इस लॉ के पीछे क्या थ्योरी बिहाइंड थी, किसने ये किसने कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस लॉ को क्रिएट किया, उन्होंने कौन कौन सी डिफ़िकल्टीज आई जब इन्होंने इस लॉ को डिस्कवर किया। तो लेट्स सी, हम सब कुछ वही स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले तो हमारी जो नेक्स्ट स्लाइड है आपको दिखाई दे रही है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, अपने प्रीवियस क्लासेस में अभी तक पढ़ चुके हैं आप कि जब भी हम किसी भी वायर में जब भी कोई करंट फ्लो करता है तो उस वायर के चारों तरफ अराउंड सराउंडिंग में एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाती है। तो जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ देख सकते हो कि ये एक वायर है, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक, और इसमें से एक करंट जो है आपकी अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ फ्लो कर रहा है। तो अगर आप देखोगे तो ये जो डॉटेड लाइन से आपको शो किया गया है, ये मैग्नेटिक फील्ड को शो किया गया है। तो इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप होता है, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होती है, और जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होती है वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी होती है। तो ये दोनों एक दूसरे के 90 डिग्री का एंगल आपस में क्रिएट करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। तो स्टार्टिंग में तो ये तो हमें पता था कि जब हम किसी वायर में से करंट फ्लो करते हैं तो वहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाती थी। तो अब हम इसका उल्टा कर सकते हैं कि अगर हम मैग्नेटिक फील्ड से क्या हम इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर सकते हैं। यही कॉन्सेप्ट जो है फैराडे ने डिस्कवर किया था। तो आप यहाँ पे भी देख सकते हो, जैसे ये भी एक इलेक्ट्रिक वायर है। तो यहाँ से जब करंट फ्लो कर रहा है, जैसे ये एरो है आपको शो कर रहा है कि यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा है, तो आप देखिए कि इसके चारों तरफ जो एक सर्कल क्रिएट होंगे। तो ये जो सर्कल है ये आपके मैग्नेटिक फ्लक्स है या एक तरह की मैग्नेटिक फील्ड होती है। जैसे आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा था आपने। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स में वो चीज़ जो है मैग्नेटिक का कॉन्सेप्ट हम पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स या मैग्नेटिक फील्ड में वो चेंज हो जाता है। तो वैसे ही आपके पास एक सोलेनॉइड है, ठीक है। तो इसमें भी आपने क्या किया, एक करंट को फ्लो पास आउट करवाया, बैटरी अटैच करके क्या किया आपने, करंट को फ्लो किया। तो आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड जो है जनरेट होती है। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में क्या डिफरेंस होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स या मैग्नेटिक फ्लक्स में क्या डिफरेंस होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है एक पॉजिटिव पॉइंट होता है, एक नेगेटिव पॉइंट होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो करता है, और जो आपका मैग्नेटिक फील्ड जो होता है या मैग्नेटिक फ्लक्स जिसको हम बोलते हैं, ये आपका सराउंडेड होता है, ये आपका 360 डिग्री का एंगल क्रिएट करता है। मतलब आपका जहाँ से जैसे नॉर्थ से चलता है और साउथ से, नॉर्थ से देखिए, आप यहाँ से देखिए, अगर आपके पास ये एक सोलेनॉइड है और यहाँ पे आपको पता है जब करंट फ्लो करेगा तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट होगी। तो मैग्नेटिक फील्ड जो कहाँ से चलती है, पॉजिटिव से, जैसे इलेक्ट्रिक लाइंस जो होती है आपकी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो करती हैं, और ये जो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फ्लक्स है ये आपका नॉर्थ से साउथ की तरफ फ्लो करता है, नॉर्थ से साउथ की तरफ, फिर से नॉर्थ की तरफ, ये पूरा एक सर्कल कंप्लीट करता है अपना ये। तो इसका मतलब कि इलेक्ट्रिक जो लाइंस होती हैं वो तो आपकी पॉजिटिव से नेगेटिव के बीच में ही वेरी करती हैं, लेकिन ये जो है आपका पूरा एक सराउंडिंग कवर करता है अपना, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट है आपके पास कि अभी तक तो हमें ये पता था कि जैसे जब हम किसी वायर में से कोई करंट फ्लो करवाते हैं तो आपके पास क्या होता है, ऑटोमेटिकली एक मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट हो जाता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड से हम क्या कर सकते थे, मैग्नेटिक फील्ड को ईजिली हम क्रिएट कर सकते हैं। तो क्या ऐसा हो सकता है कि हम मैग्नेटिक फील्ड का यूज़ करके क्या हम इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट कर सकते हैं। तो क्या ये पॉसिबल है। तो ये पॉसिबिलिटी जो है, ये इस पॉसिबिलिटी को पॉसिबल करवाया आपके फैराडे लॉ ने। फैराडे लॉ ने इस चीज़ को
डिस्कवर किया क्या हम मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड, अभी तक तो हम क्या कर रहे थे, इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहे थे, और इन्होंने देखा क्या, तो इन्होंने इस चीज़ को स्टडी किया, इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड को हम बना रहे थे। तो इन्होंने बोला कि क्या हम मैग्नेटिक फील्ड से क्या इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर सकते हैं। तो इसी का ही इन्होंने लॉ दिया है अपना कि कैसे हम इसको क्रिएट करते हैं। तो थोड़ी सी थ्योरी है, हम इसको स्टडी कर लेते हैं। तो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, आल्सो नोन एज फैराडे लॉ भी बोलते हैं, इनका नाम फैराडे था इसलिए इसका जो है फैराडे लॉ बना। इट इज़ द बेसिक लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म which is helps to predict how a magnetic field would interact with an electric circuit to produce an electromotive force. This phenomena is called as a electromagnetic induction. तो इन्होंने बोला कि हम एक मैग्नेटिक फील्ड से जो है किस तरह से इंटरेक्ट करती है एक इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, और उससे हम कैसे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हम क्रिएट कर सकते हैं। और इस फिनोमिना को इन्होंने बोला, इस फिनोमिना को बोला जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन या फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसी को बोलते हैं। जो इनका पूरा नाम था वो माइकल फैराडे था। तो इन्होंने जो प्रपोज किया था दिस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इन द ईयर 1831 में किया था। तो आज भी सेम इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर ही इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाता है, मोटर्स इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर वर्क करती हैं, और आपके ट्रांसफार्मर भी आज भी इसी ही कॉन्सेप्ट के ऊपर अपना वर्किंग करते हैं। और ये जो इन्होंने प्रपोजल दिया था 1831 में इन्होंने ये चीज़ को डिस्कवर किया था। फैराडे लॉ और लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन is the observation of the result of the experiment conducted by Faraday. He performed 3 main experiments to discover the phenomena of electromagnetic induction. Generally इन्होंने 3 लॉ दिए थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, ठीक है। सो जो फैराडे का फर्स्ट लॉ था, जिसे आपके न्यूटन्स ने 3 लॉ दिए थे मोशन के, तो इन्होंने भी आपने 3 लॉ दिए थे फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इन्होंने भी 3 लॉ दिए थे, 3 लॉ के ऊपर कि किस तरह से हम इलेक्ट्रिसिटी को, किस तरह से हम एक मैग्नेटिक फील्ड से किस तरह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट कर सकते हैं। तो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कंसिस्ट ऑफ 2 लॉज। द फर्स्ट लॉ डिस्क्राइब द इंडक्शन ऑफ ईएमएफ इन अ कंडक्टर एंड द सेकंड लॉ quantify the EMF produced in the conductor. In the next few section let us learn this law in details. तो अब हम आगे इनको काफ़ी डिटेल में अब स्टडी करेंगे। तो आप इसको स्टडी करने के से आप यहाँ पे ये समझिए कि हमने क्या करना है। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि अब आपके पास क्या है, ये इन्होंने एक सोलेनॉइड ले लिया, कॉइल ऑफ वायर ले लिया, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने एक एमीटर लगा दिया। एमीटर क्या कर सकता है, एमीटर किस लिए यूज़ किया जाता है, एमीटर यूज़ किया जाता है करंट को मेजर करने के लिए। तो अभी क्या है, अभी इसके साथ कोई किसी भी बैटरी का कोई कनेक्शन नहीं है, ठीक है। तो अगर बैटरी नहीं है, इसमें वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, तो इसका मतलब है कि इसमें कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि क्या हम किसी मैग्नेटिक फील्ड से, क्या हम इसमें कोई करंट फ्लो करवा सकते हैं इस सर्किट में। तो उसके लिए इन्होंने क्या किया, एक मैग्नेट को लाए और उन्होंने इसको यहाँ पे रख दिया। तो जब इन्होंने रखा वहाँ पे, तो कोई भी अगर यहाँ पे कोई गैल्वेनोमीटर लगाया होगा या सेंसिटिविटी ऑफ एमीटर है, तो एमीटर में कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं क्रिएट हुआ। जब इन्होंने जस्ट यहाँ पे रखा इसको, मैग्नेटिक फील्ड को इन्होंने यहाँ पे रखा, तो इसमें क्या हुआ, इन्होंने देखा, इन्होंने ऑब्जर्व किया कि कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं हुआ। फिर इन्होंने क्या किया, इसको थोड़ा सा मूवमेंट कर दिया, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द मैग्नेट और द कॉइल। इन्होंने क्या किया कि इस मैग्नेट को थोड़ा मूवमेंट करने की कोशिश की, जैसे लेफ्ट हैंड किया या राइट हैंड किया। तो उन्होंने देखा कि जब इनको ये मूवमेंट कर रहे हैं, इसको लेफ्ट कर रहे हैं या राइट कर रहे हैं, तो वहाँ पे इन्होंने देखा कि यहाँ पे कुछ सेंसिटिविटी हो रही है, एमीटर में कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है। जब इन्होंने इसको कुछ क्या बोलते हैं, जब इन्होंने इसकी कुछ मूवमेंट की। फॉर एग्जांपल आप यहाँ समझ सकते हो कि ये एक स्विच है, ठीक है, यहाँ पे एक बैटरी लगाई हुई है और ये एक सोलेनॉइड है, ठीक है। तो जैसे आप क्या करोगे, जैसे आप इस स्विच को क्लिक करोगे, यहाँ पे नीचे क्लिक करोगे, जैसे ग्रीन कलर का है, इसको क्लिक करोगे यहाँ पे, तो क्या होगा कि यहाँ से बैटरी से करंट फ्लो करेगा तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। तो मैग्नेटिक फील्ड जैसे जनरेट होगी उस टाइम जो है यहाँ पे इस एमीटर में कुछ डिफ्लेक्शन मिलेगी। तो और ये कुछ टाइम के लिए मिलेगी, ठीक है।
लेकिन जब आप इसको थोड़ा अप करोगे तो फिर से देखोगे कि आप ये जो जैसे अब इस कलर से फिर आपको डिफ्लेक्शन क्रिएट होगी। तो इसका बोलने का मतलब क्या कि हमने क्या किया, हमने हमने इस चीज़ को क्या किया, मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज किया। जैसे आप इसको इस स्विच को ऑन ऑफ करोगे तो क्या होगा, यहाँ पे करंट फ्लो करेगा, तो यहाँ पे नेचुरल सी बात है, जब करंट जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी होगी। तो जिस टाइम आपने जिस इंस्टेंट आपने इसको क्लिक किया नीचे की तरफ, इसको स्विच ऑन किया, तो उसी टाइम क्या हुआ, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी। तो मैग्नेटिक फील्ड जैसे क्रिएट होगी तो वहाँ पे क्या होगा, करंट क्रिएट हो जाएगा, इंड्यूस्ड करंट क्रिएट हो जाएगा। तो जो इंड्यूस्ड करंट क्रिएट होगा उसको हम सेल्फ इंडक्टेंस भी बोलते हैं। ये अपोज करता है प्रेजेंट कलर, जो प्रेजेंट, अब जैसे आप इसको यहाँ पे इसको अटैच करोगे, स्विच ऑन करोगे, तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से करंट फ्लो करेगा। यहाँ से जब जैसे करंट फ्लो करेगा, अब यहाँ से पॉजिटिव है तो यहाँ से करंट फ्लो करेगा, तो ये अपने प्रोड्यूशन का क्या करेगा, अपोजिशन करेगा, ये कि जिस चीज़ से ये पैदा हो रहा है उस चीज़ को अपोज करेगा। क्योंकि यहाँ पे भी एक मैग्नेटिक ईएमएफ जनरेट होगा, यहाँ पे भी एक करंट होगा, तो जो ये दोनों करंट जो होंगे आपस में कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे। एक करंट आपका इस साइड को फ्लो करने की कोशिश करेगा, एक करंट आपका इस साइड को करंट को फ्लो करने की कोशिश करेगा। तो यहीं से ही एक लॉ जो जो इंडक्टर की जो एक प्रॉपर्टी होती है वो यहीं से ही क्रिएट की जाती है। वो तो इंडक्टर की एक प्रॉपर्टी होती है कि इट डज नॉट अलाउ सडन चेंज ऑफ करंट, ये किसी सडन चेंज ऑफ करंट को अलाउ नहीं करता इंडक्टर। वैसे ही आपका कैपेसिटर का भी होता है, कैपेसिटर आपका सडन चेंज ऑफ वोल्टेज को अलाउ नहीं करता, और इंडक्टर क्या करता है कि सडन चेंज ऑफ करंट को अलाउ नहीं करता, लेकिन वोल्टेज को अलाउ कर देता है। तो जैसे आप इसको स्विच ऑन करोगे तो क्या होगा, यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। तो मैग्नेटिक फील्ड जब यहाँ पे जनरेट होगी तो क्या होगा, यहाँ पे एक ईएमएफ जनरेट होगा। ईएमएफ यहाँ पे जब इंड्यूस्ड होगा, यहाँ पे ईएमएफ जब इंड्यूस्ड होगा तो ईएमएफ के अंदर क्या होगा, करंट होगा। तो एक करंट आपका नीचे की तरफ फ्लो करने की कोशिश करेगा, और एक करंट जैसे आपने इसको स्विच ऑन किया तो एक करंट आपका क्या होगा, ऊपर की तरफ फ्लो करना शुरू करेगा। तो ये दो करंट आपस में कॉन्ट्राडिक्शन प्रोड्यूस करते हैं। तो यही एक मेन रीज़न होता है कि आपका जो इंडक्टर जो होता है, कि इंडक्टर की एक प्रॉपर्टी होती है, इंडक्टर डज नॉट अलाउ सडन चेंज ऑफ करंट को अलाउ नहीं करता। तो सेम इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर यही एक कॉन्सेप्ट होता है, सेल्फ इंडक्टेंस का जो कॉन्सेप्ट होता है, इसी की वजह से जो होता है आपका जो इंडक्टर जो होता है सडन चेंज ऑफ द करंट को अलाउ नहीं करता। तो ये तो हो गया कि सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है। अभी हम इसमें जस्ट ये स्टडी कर रहे थे कि जैसे अब देखिए, जैसे अब आपको पता है जैसे ये एक मैग्नेट है, ठीक है, तो इसमें अगर ये परमानेंट मैग्नेट है तो इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स भी होगा। तो जो ये जो मैग्नेटिक फील्ड हमने यहाँ पे रखा है, परमानेंट मैग्नेट हमने रखा है, तो अगर आप इसकी देखा जाए तो ये इस तरह का ये एक मैग्नेटिक परमानेंट मैग्नेट है ये। तो इसमें भी ये फ्लक्स की लाइन है, ये एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, एक नॉर्थ से साउथ की तरफ आपकी मैग्नेटिक फील्ड की ट्रांसफर। जैसे आप इसको इसके करीब लाओगे तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ आपने क्या किया, इसकी फ्लक्स को चेंज किया। तो जैसे आप फ्लक्स को चेंज करोगे तो वहाँ पे एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, और जब ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा तो वहाँ पे क्या होगा, एक करंट भी प्रोड्यूस हो जाएगा। और जो करंट होगा उसको वो जो करंट इसमें प्रोड्यूस होगा उसको ये सेंसिटिविटी ऑफ पैरामीटर जो है इसको मेजर कर देगा। तो इस तरह से आपका फैराडे लॉ आपका वर्क करता है। नेक्स्ट है आपका, ये हमने इंडक्टेंस के बारे में ही बताया जो अभी तक हम पढ़ चुके हैं। अभी मैंने जिसको एक्सप्लेन किया कि इंडक्टेंस क्या होता है। इंडक्टर तीन तरह के एलिमेंट होते हैं, एक रजिस्टर होता है, एक इंडक्टर होता है और एक कैपेसिटर होता है। तो इन तीन जो आपका इंडक्टर और कैपेसिटर जो होता है, जो आपका जो रेजिस्टेंस इंडक्टर और कैपेसिटर तीन एलिमेंट हमारे जनरली यूज़ किए जाते हैं। जो इंडक्टर होता है ये भी एनर्जी को स्टोरेज करता है, और जो कैपेसिटर आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा होगा, कैपेसिटर भी आपकी एनर्जी को स्टोरेज करता है। तो कैपेसिटर एनर्जी स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और इंडक्टर जो होता है एनर्जी को स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो और वहाँ पे ही आपका सेल्फ इंडक्टेंस भी क्रिएट होता है। तो अब हम यहाँ देख लेते हैं सेल्फ इंडक्टेंस, और इन अदर वर्ड्स इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल इज डिफाइंड एज द प्रॉपर्टी ऑफ द कॉइल। इस कॉइल की प्रॉपर्टी ऑफ द कॉइल ड्यू टू विच इट अपोज द चेंज ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। तो सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है, सेल्फ इंडक्टेंस इन अदर वर्ड्स इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल, ये एक इंडक्टेंस एक प्रॉपर्टी है इंडक्टर की, इज डिफाइंड एज द
प्रॉपर्टी ऑफ द कॉइल, और जो क्या करती है किसी कॉइल की जो प्रॉपर्टी है उसको डिफाइन करती है, ड्यू टू विच इट अपोज द चेंज ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। तो ये जो इंडक्टेंस क्या करता है, अब आपने देखो जैसे आप इस बैटरी को इस स्विच को ऑन करोगे तो आपको पता है कि आपका करंट जो है इस सर्किट में फ्लो करना शुरू कर जाएगा। तो जैसे ही इस करंट में करंट फ्लो करेगा तो वैसे क्या होगा, आपके पास इस कॉइल के पास भी आपके क्या होगा, एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगी। तो जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे जनरेट होगी वो क्या करेगी, वो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, वो मैग्नेटिक फील्ड होगी आपकी ईएमएफ, वो क्या करेगी ईएमएफ को जनरेट करेगी, यहाँ पे क्या करेगी ईएमएफ को जनरेट करेगी, और ईएमएफ क्या करेगा आपके करंट को जनरेट करेगा। और जो करंट यहाँ इस कॉइल के पास जनरेट होगा वो करंट जो है इस करंट को अपोज करेगा। जो 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 यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर देखो, जब आपने क्या किया, जब आपने बैटरी को यहाँ से स्विच को ऑन किया तो नेचुरल सी बात है यहाँ पे करंट फ्लो करना शुरू कर जाएगा। तो करंट जैसे फ्लो करेगा तो यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट हो जाएगी। तो मैग्नेटिक फील्ड जैसे जनरेट होगी तो वहाँ पे आपके पास क्या होगा, एक ईएमएफ भी जनरेट हो जाएगा। तो जो ईएमएफ होगा वो इसको अपोज करेगा। तो वहाँ पे ईएमएफ जनरेट होगा, तो ईएमएफ के अंदर क्या होगा, करंट होगा। तो जो करंट जो होगा वो अपने इस जो जिसने उसको प्रोड्यूस किया है, क्योंकि इस बैटरी ने जब स्विच ऑन हुआ तो करंट फ्लो हुआ, तो करंट फ्लो होने के बाद यहाँ पे इस करंट की वजह से ही यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ था। तो ये क्या करेगा, अब जो करंट आपके पास जो यहाँ से ईएमएफ से जनरेट हुआ वो इसी करंट को अपोज करने की कोशिश करेगा। तो इसको हम बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। तो सेम वही चीज़ यहाँ पे हमने लिखी है कि ड्यू टू द सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस इन द कॉइल इटसेल्फ बाय चेंजिंग द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलते हैं। तो जो नेक्स्ट स्लाइड है वो आपकी शो कर रही है, अब आप क्या कर रहे हो, अब आप इसको थोड़ा मैथमेटिकली अब आपने इसको थोड़ा सा अपने आप को इसको थोड़ा मैथमेटिकली शो करना है कि मैथमेटिकली अब हम इसको प्रूव करना है कि जो अभी तक हम बात कर रहे थे, अभी तक हम जो बात कर रहे थे एक थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट दे रहे थे कि क्या अभी तक हम बोल रहे थे कि एक मैग्नेट को जब हम किसी कॉइल के पास लाएंगे और उस मैग्नेट को जब हम चेंज करेंगे, ठीक है, मतलब उसको कभी आगे फॉरवर्ड करेंगे, कभी बैकवर्ड करेंगे, कभी फॉरवर्ड करेंगे तो कभी बैकवर्ड करेंगे, तो वहाँ पे क्या होगा, उसकी वजह से क्या होगा, एक फ्लक्स, क्योंकि मैग्नेट में क्या होगा, फ्लक्स होगा। तो फ्लक्स जब मैग्नेट को चेंज करेंगे तो नेचुरल सी बात है फ्लक्स भी चेंज होगा, और फ्लक्स जब चेंज होगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्रिएट होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ क्रिएट होगा तो इंड्यूस्ड करंट भी क्रिएट होगा। अभी तक हम जो भी हम बोल रहे थे वो एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट दे रहे थे कि ऐसा ऐसा हो सकता है, ऐसा ऐसा हो सकता है, लेकिन अभी हमें उस चीज़ को मैथमेटिकली प्रूव करना है कि जो हम बोल रहे हैं क्या वो सच में ऐसा होता है, कि मैथ की लैंग्वेज में भी वो चीज़ पॉसिबल है या नहीं है पॉसिबल। तो हम वही चीज़ अब हम कर रहे हैं। मेंशन हियर आर ए फ्यू वे टू चेंज द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। तो अब हम क्या करेंगे, बाय रोटेटिंग द कॉइल रिलेटिव टू द मैग्नेट। तो अब हमने ये बताया कि हम मैग्नेटिक फील्ड की जो इंटेंसिटी है उसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं। तो मैंने अभी आपको बताया था कि या हम इसको रोटेट कर सकते हैं, या हम इसको, या तो हम मैग्नेट को आपको ऑसिलेट कर सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड कर सकते हैं, तब हमारी मैग्नेटिक जो फ्लक्स है वो चेंज हो सकता है। या हम ऐसा कर सकते हैं कि हम इस कॉइल को चेंज कर लें, तब भी हमारा फ्लक्स जो है चेंज हो सकता है, क्योंकि आपने इस मैग्नेट को तो कांस्टेंट रख लिया, इसकी मोशन को नहीं चेंज किया, लेकिन आपको फ्लक्स को चेंज करवाना है तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि इस कॉइल को ही आप चेंज कर दो, आगे पीछे कर दो। तो सेम वही चीज़ हमने यहाँ पे लिखी हुई है, बाय रोटेटिंग द कॉइल रिलेटिव टू द मैग्नेट, by moving the coil into or to the magnetic field, or by changing the area of the coil placed in the magnetic field by moving a magnet towards away from the coil। तो ये वही चीज़ है कि हमने आपको बताया कि हम कैसे कैसे मैग्नेटिक फील्ड को हम कैसे कैसे चेंज कर सकते हैं। तो ये इसके अलग अलग कॉन्सेप्ट है कि हम इस तरह से हम इसको चेंज कर सकते हैं। तो हम यहाँ तक पहुँच गए थे। तो अब हमारा जो नेक्स्ट जो है, अब हमें इसको मैथमेटिकली शो करना है।
तो जब हम इसको मैथमेटिकली शो करेंगे तो अब मैंने आपको बताया था कि जो ईएमएफ जनरेट होगा वो क्या होगा, E इक्वल्स टू माइनस एन डी फाइव ऑब्लिक डी टी। ये हमने प्रूव करना है इसमें, मैथमेटिकली हमने इसको प्रूव करना है कि ईएमएफ इज इक्वल्स टू माइनस एन डी फाइव ऑब्लिक डी टी। अब हमने इसमें ये देखना है कि ये माइनस क्या चीज़ होती है, ये एन क्या चीज़ होती है, ये फाई क्या चीज़ होती है और ये टी क्या चीज़ होती है। इस चीज़ को अब हमने इसमें प्रूव करना है। तो अब आप नेक्स्ट जब हम स्लाइड देखेंगे तो अब आप यहाँ पे देखोगे तो अगर आप यहाँ पे देखिए तो लेंजिस लॉ ने हमारे को कॉन्सेप्ट ये दिया था कि जो E इक्वल्स टू माइनस एन डी फाइव ऑब्लिक डी टी होता है, तो इसमें माइनस का कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो सबसे पहले इसको हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि ये माइनस क्यों आता है, यहाँ पे ये प्लस क्यों नहीं आता, कि E इक्वल्स टू एन डी फाइव ऑब्लिक डी टी क्यों नहीं होता, E इक्वल्स टू माइनस एन डी फाइव ऑब्लिक डी टी क्यों होता है। तो इसका जो कॉन्सेप्ट दिया था वो लेंजिस लॉ ने इसको प्रूव करके बताया था। तो लेंजिस लॉ ने बताया द पोलैरिटी ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ is such that it tends to produce a current which oppose the change in the magnetic flux that produce it। कि इन्होंने हमने अभी आपको बताया था कि जैसे जो इसमें जो करंट प्रोड्यूस होगा, तो जब हम इस मैग्नेट को यहाँ पे लेके आएंगे और जब यहाँ पे लेके आएंगे तो यहाँ पे भी इस कॉइल में एक करंट प्रोड्यूस होगा, और जो करंट ऐसा प्रोड्यूस होगा वो अपने इसको जो अपोज करने की कोशिश करेगा। तो उस जो अपोजिशन को जो मेज़र करते हैं कि आपको प्रोड्यूस किसी और वजह से हुआ था लेकिन आप उसको अपोज कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम माइनस एन डी फाइव ऑब्लिक डी टी का यूज़ करते हैं। तो लेंजिस लॉ स्टेट्स दैट द पोलैरिटी ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सच दैट इट टेंड्स टू produce a current which oppose the change in the magnetic flux that produce it. The negative sign in the formula represents this effect. Thus, the negative sign indicates that the direction of the induced EMF and the change in the direction of the magnetic field have a opposite sign. तो वही चीज़ है कि the negative sign thus the negative sign indicates, the negative sign जो है इसमें ये इंडिकेट करता है that the direction of the इंड्यूस्ड ईएमएफ, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे एक इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगी एंड द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड हैव अपोजिट, दोनों का क्या होगा, अपोजिट साइन होंगे। तो अब हम थोड़ी सी इसकी डेरिवेशन के ऊपर चलते हैं कि फैराडे लॉ का जो मैथमेटिकली कैसे हम शो करेंगे। तो अगर आप देखोगे तो कंसीडर अ मैग्नेट अप्रोच टूवर्ड्स अ कॉइल। जैसे ये एक मैग्नेट है और हमने क्या किया, कंसीडर किया कि वो किसी कॉइल के पास जा रही है। कंसीडर टू टाइम इंस्टेंट, तो हमने दो टाइम इंस्टेंट ले लिए। एक टाइम इंस्टेंट ले लिया हमने t1 जब ये इसके पास जा रहा है और t2 जब ये इससे दूर जा रहा है। फ्लक्स लीकेज विद द कॉइल एट अ टाइम t1 इज गिवन बाय, तो t1 जब ये यहाँ से इसके पास जाएगा तो उस टाइम कितना फ्लक्स इसके साथ इंटरेक्ट करेगा, तो n d5 अब n क्या होता है इसमें, n है कि नंबर ऑफ कॉइल्स, कितने टर्न्स जो है अपने कॉइल्स के किए हुए हैं। जैसे ये इस टाइम जो है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 कॉइल्स हैं इस टाइम 8, तो t1 टाइम पे एंड 8 इंटू 5 इतना फ्लक्स जो है इस टाइम के ऊपर है। फ्लक्स लीकेज विद द कॉइल एट टाइम t2 इज गिवन। अभी तक हमने t1 के बारे में बताया, अब t2 के बारे में बताना है। तो t2 कितना होगा, n d5/dt, जब हमने इसको इस साइड लेके गए। तो लेट अस कंसीडर द चेंज इन द, तो अब हमने ये बताना है कि जब हम लेके आए थे तो कितना फ्लक्स चेंज हुआ, जब हम लेके जा रहे हैं तो कितना फ्लक्स चेंज हुआ। तो हम इसको टोटल, क्योंकि हम ओवरऑल तो क्या हम फ्लक्स को ही कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ओवरऑल फ्लक्स क्या हुआ 5f2 माइनस f1 हुआ, ठीक है, क्योंकि फ्लक्स 2 माइनस फ्लक्स 1, तो हैज द चेंज इन द फ्लक्स इज गिवन बाई, ठीक है। तो हम इसको ओवरऑल ऐसे लिख सकते हैं n d5, एंड d5 जो है आपका ओवरऑल फ्लक्स हो गया। सो अब आपका जो नेक्स्ट है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लीकेज इज गिवन बाय, क्योंकि आप इसको आगे भी कर रहे थे पीछे भी कर रहे थे, तो अब हम क्या कर रहे हैं कि हमने उसको टेकिंग द डेरिवेटिव, क्योंकि हम इंस्टेंट उसको चेंज कर रहे हैं, तो इंस्टेंट जब हम चेंज कर रहे हैं तो हमने क्या किया, उसको टाइम से उसको डिवाइड कर दिया। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं n d5/dt। अकॉर्डिंग टू द फैराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, वी नो दैट द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ कॉइल इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लीकेज।
तो अब हम ये बता सकते हैं अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ का जो कॉन्सेप्ट था, तो जो कितना इंड्यूस्ड ईएमएफ उसमें क्रिएट होगा जब आप किसी कॉइल को लेके आओगे और उसको लेके वापस करोगे, तो आपका फ्लक्स चेंज हुआ, तो कितना फ्लक्स चेंज हुआ, तो हुआ E इक्वल्स टू एन डी फाई ओब्लिक डी टी। और जो फाई है, ये फाई है आपका फाई F1 फाई 1 माइनस फाई 2। तो अकॉर्डिंग टू लेंजिस लॉ, क्योंकि वो उसकी जो है मैंने आपको बताया था कि अपने प्रोडक्शन का क्या अपोज करता है मैग्नेटिक फील्ड का, तो इसलिए हम अकॉर्डिंग टू लेंजिस लॉ कि इसकी डायरेक्शन जो होती है, इसके इंड्यूस्ड ईएमएफ और इसका जो नेचुरल जो करंट जो है एक दूसरे को अपोज करता है, तो उसकी जो डायरेक्शन शो करने के लिए हमने इसमें माइनस एन डी फाई ओब्लिक डी टी हम यहाँ पे लिखते हैं। तो फ्रॉम द एबव इक्वेशन वी कैन कंक्लूड, हम इससे ओवर की जो इक्वेशन है हम इससे ये कंक्लूड कर सकते हैं, द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल इंक्रीज द इंड्यूस्ड ईएमएफ। अगर आपको ये बताया कि अब आप बताइए कि अब हम चाहते हैं कि इससे हम और ज़्यादा ईएमएफ हम लेना चाहते हैं, तो हम कैसे ले सकते हैं? तो हम ज़्यादा ईएमएफ कैसे ले सकते हैं? जब हम नंबर ऑफ टर्न्स जो हम वायर है हमारे पास, उसमें जो नंबर ऑफ एन टर्न्स है उसको हम अगर और इंक्रीज कर देते हैं, तो हमारे पास, क्योंकि ये देखिए ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो जब हम इसको इंक्रीज करेंगे तो नेचुरल सी बात है ये भी आपका इंक्रीज हो जाएगा। सेकेंड, ये इंक्रीजिंग द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज द इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो जितनी ज़्यादा मैग्नेटिक, अब आपको पता है कि जितने ज़्यादा, अब ये एक बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है यहाँ पे कि ये आप यहाँ पे देख लीजिए जैसे, ठीक है। तो पहले तो हम क्या कर सकते हैं, हम ईएमएफ को कैसे ज़्यादा कर सकते हैं? ईएमएफ को सबसे क्या कर सकते हैं कि हम यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स को हम इंक्रीज कर लें। एक रीज़न तो ये हो सकता है, तरीका ये हो सकता है। दूसरा तरीका हमारे पास ये हो सकता है कि जितने ज़्यादा अब टर्न्स ज़्यादा होंगे तो नेचुरल सी बात है वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी ज़्यादा होगी। तो मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगी तो नेचुरल सी बात है आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ भी आपका ज़्यादा क्रिएट होगा। इसके बाद तीसरा तरीका है आपके पास, इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ द रिलेटिव मोशन बिटवीन द कॉइल एंड द मैग्नेट रिजल्ट इन द इंड्यूस्ड ईएमएफ। रिलेटिव मोशन, अब ये चीज़ आ रही है कि यहाँ पे रिलेटिव मोशन क्या चीज़ होती है। रिलेटिव मोशन आपने आई थिंक ये +1 की फिजिक्स में बड़ा अच्छे से पढ़ा था आपने कि मोशन क्या होता है, कैसे वर्क करता है, रिलेटिव मोशन क्या होते हैं, ठीक है। तो वहीं का ये कॉन्सेप्ट है रिलेटिव मोशन। तो इसमें क्या हुआ, रिलेटिव मोशन का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? रिलेटिव मोशन का मतलब है कि जैसे आपने एक बार मैग्नेट को तो रखा आपने, मतलब कांस्टेंट स्पीड के, मतलब कांस्टेंट रखा आपने, लेकिन आप क्या कर रहे हो, इसको कांस्टेंटली आप क्या कर रहे हो, चेंज कर रहे हो, इसकी डायरेक्शन आप आगे पीछे कर रहे हो। तो ये क्या है, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, रिलेटिव में है ये, ठीक है। या तो आप इसको स्टेबल कर दो, ये आपके स्टेबल है, और आप क्या करो, इस बार मैग्नेट को क्या करो, कंटिन्यू चेंज कर रहे हो। 1 सेकंड के ऊपर जितना ज़्यादा आप इसको चेंज करोगे, 1 सेकंड में जितना, 2 सेकंड में जितना बार आप इसको चेंज करोगे, उतना ही ज़्यादा आपका ईएमएफ आपका जनरेट होगा। तो ये होता है आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ, सॉरी रिलेटिव मोशन। तो इस तरह से जो है फैराडे ने ये कॉन्सेप्ट दिया था। फैराडे ने काफ़ी बड़ा सिंपल से कॉन्सेप्ट में इसको वो किया था कि अगर आप इसको और थोड़ा आगे इसको कंक्लूड किया जाए, ओवरऑल इसको कंक्लूड किया जाए इस सारे टॉपिक्स को जो भी आपने स्टडी किया है, तो हम इसमें ये बोल सकते हैं कि जब किसी वायर में से करंट फ्लो करता है तो वहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट की जा सकती है, ये तो मतलब काफ़ी पहले से ये चीज़ आ रही थी, ठीक है, कि इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक में आपने ये चीज़ पढ़ रखी थी। तो क्या हम मैग्नेटिक फील्ड से क्या हम इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट कर सकते हैं? क्या ये पॉसिबल है या नहीं है? तो ये चीज़ पॉसिबल है। तो ये चीज़ पॉसिबल कैसे हुई? ये चीज़ पॉसिबल हुई जब हमने, अब आप क्या कर सकते हो, ऐसे नहीं चेंज कर सकते आप, मतलब मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं क्रिएट नहीं कर सकते आप, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रिएट कर सकते हो। तो तब आपके पास यहाँ पे लिखा जाता है डी फाई ओब्लिक डी टी। अगर आप मैग्नेटिक फील्ड से डायरेक्ट ही अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट कर लेते तो वहाँ पे आपके पास E इक्वल्स टू एन फाई होना था। लेकिन आप क्या कर रहे हो, आप उसको चेंज कर रहे हो, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड कर रहे हो। तो मैग्नेटिक फील्ड किसकी बनी होती है? मैग्नेटिक फ्लक्स की होती है। तो आप अगर मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करोगे तो नेचुरल सी बात है मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होगी। तो मैग्नेटिक फील्ड जब चेंज होगी तो वहाँ पे नेचुरल सी बात है आपका ईएमएफ भी जनरेट होगा। तो ये कॉन्सेप्ट है। अगर आप ये नहीं बोल सकते कि मैग्नेटिक फील्ड से आप इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रिएट कर सकते हो, नहीं, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड से आप इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट कर सकते हो। तभी जो आपको फॉर्मूला आता है वो आता है आपका E इक्वल्स टू माइनस डी फाई ओब्लिक डी टी।
जो हमने अभी अच्छे से इसको स्टडी कर लिया कि E इक्वल्स टू माइनस एन डी फाई ओब्लिक डी टी। तो आप क्या कर रहे हो कि फ्लक्स को चेंज कर रहे हो। फ्लक्स जब आप चेंज करोगे तो नेचुरल सी बात है आपका मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होगी। तो मैग्नेटिक फील्ड जब चेंज होगी तो नेचुरल सी बात है आपका ईएमएफ भी आपका चेंज होगा, मतलब आपका क्रिएट होगा। और जितना ज़्यादा आप मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करोगे या एन को चेंज करोगे, इंक्रीज करोगे, उतनी ही ज़्यादा आपका ईएमएफ जनरेट होगा। सेम यही कॉन्सेप्ट आपका जो है आपके जहाँ पे जनरेट की जाती है इलेक्ट्रिसिटी, जहाँ पे जनरेट की जाती है वहाँ पे भी क्या किया जाता है आपके टरबाइन से टरबाइन आप क्या किया जाता है। अब अगर आपके हाइडल प्रोजेक्ट की बात की जाए तो वहाँ की जो वाटर की जो काइनेटिक एनर्जी का यूज़ किया जाता है, ठीक है। वाटर की काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी जो वाटर की जो डैम के अंदर जो होता है, और वो होता है पोटेंशियल एनर्जी होती है। जब वाटर जो होता है आपके डैम के अंदर होता है तो वो क्या करता है, वो उस टाइम वो जो होती है आपकी पोटेंशियल एनर्जी के में होता है वो। लेकिन जब आप उसको किसी के थ्रू आप उसको जब फॉलो करवाते हो तो आपकी जो एनर्जी होती है वाटर की, उसको हम चेंज कर देते हैं उसकी कैनेटिक एनर्जी में। फिर इस कैनेटिक एनर्जी से हम क्या करते हैं, टरबाइन को मूवमेंट करवाते हैं। और टरबाइन के अंदर आपने क्या किया होता है, मैग्नेटिक फील्ड को लगाया होता है। तो जैसे जैसे आपके वाटर के प्रेशर से जो वाटर आ रहा होता है आपके पास ऊपर से, ठीक है, जो उस वाटर से क्या होता है टरबाइन को मूवमेंट करते हैं आप। तो जो टरबाइन मूवमेंट करती है आपकी टरबाइन जब आपकी सर्कुलेट करती हैं, तो टरबाइन जब सर्कुलेट करती है तो टरबाइन के अंदर क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो उससे क्या होता है, उससे जो है आपके जो है कंडक्टर से क्या होता है आपके फ्लक्स को क्या करते हो, कट करवाते हो। और जो वहाँ से फिर इस तरह से आपका ईएमएफ जनरेट किया जाता है। तो इस तरह से आपकी इलेक्ट्रिसिटी इस तरह से जनरेट की जाती है। सेम यही कॉन्सेप्ट आपका मोटर्स में भी यूज़ किया जाता है, ट्रांसफार्मर में भी यही कॉन्सेप्ट यूज़ किया जाता है। तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो है, ये जो फैराडे ने जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन दिया था, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपका। तो ये बेस है आपके पास। फिर तो निकोला टेस्ला का भी कॉन्सेप्ट चलते हैं, आप ऑस्टर के भी कॉन्सेप्ट चलते हैं। अलग अलग साइंटिस्ट के जैसे लेंजिस ने भी इसमें थोड़ा सा ये बताया कि माइनस एन डी फाइव ओब्लिक डी टी होना चाहिए, ना कि एन डी फाइव ओब्लिक डी टी होना चाहिए। तो उसके बाद तो इम्प्रूवमेंट होती चली गई कि थोड़ा थोड़ा सब ने थोड़ा इम्प्रूवमेंट करते चले गए इस पूरे कॉन्सेप्ट में। लेकिन जो बेस देखा जाए, जो कोर कॉन्सेप्ट देखा जाए, वो आपका फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ही था। इसलिए ही माइकल फैराडे को एक ऑनर भी दिया जाता है, ठीक है। तो ये आपके उसी लेवल के साइंटिस्ट हैं माइकल फैराडे, जिस लेवल के आइंस्टाइन थे, आर्किमिडीज थे, सेम उसी लेवल निकोलस टेस्ला थे, थॉमसन एडिसन थे, उसी ही कैटेगरी के आप समझ सकते हो कि आपके माइकल फैराडे भी सेम उसी कॉन्सेप्ट के उतने ही रिस्पेक्ट के काबिल हैं जितने आपके आइंस्टाइन हैं, आपके थॉमस एडिसन है, निकोलस टेस्ला है और माइकल फैराडे है। अगर आप इन तीनों को इन सब का जो है अच्छा एक कॉन्ट्रीब्यूशन है। तो जो हम फिजिक्स में हम देख रहे हैं अपने आसपास, हम देख रहे हैं इसकी जो इंजीनियरिंग का इसका यूज़ किया जाता है, इसकी एप्लीकेशन यूज़ की जा रही है। तो ये इन साइंटिस्ट की वजह से है सब कुछ। होप सो कि आपको समझ आया हो कि ये फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है। बस इसमें ये है कि हम चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड से हम इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट कैसे करते हैं। तो E इक्वल्स टू माइनस एन डी फाई ओब्लिक डी टी, ये है आपके पास आपका माइकल का फैराडे लॉ।